हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मॉडल पेपर नंबर 2 क्लास 12 मैथमेटिक्स राजस्थान बोर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न। तो देखिए, शुरू करते हैं। पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले तो बहु के लिए प्रश्न आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के, 12 नंबर का। और रिक्त स्थान वाले आएंगे 6 क्वेश्चन, एक एक नंबर के, 6 नंबर के। अति लघु आएंगे 12 क्वेश्चन, एक एक नंबर के, 12 क्वेश्चन, 12 नंबर के। अगली खंड खंड ए के अंदर ये हो गए 30 क्वेश्चन। खंड बे के अंदर आएंगे लघु उत्तर क्वेश्चन 13 नंबर, 13 क्वेश्चन आएंगे, दोनों दो नंबर के, 26 नंबर के हो गए। और खंड से के अंदर आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के, 3 नंबर के, 12 नंबर के हो गए। खंड दे के अंदर आएंगे निबंधात्मक प्रश्न, जो 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें, जो 4 मार्क के होंगे और 12 नंबर के हो जाएंगे। टोटल मिला के ये हो जाएंगे 80 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम खंड ए शुरू करने जा रहे हैं। खंड ए का पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसका पहले का पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि समुच्चय दे रखा है, जो कि 1 2 3 4 है, और इसमें एक संबंध दे रखा है आर बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। तो ये आर दे रखा है, तो इससे संबंध दे रखा है, तो ये समुच्चय दे रखा है, तो इससे संबंध दे रखा है। तो संबंध को पता करने के लिए कैसे करेंगे, देखो इसमें ए टाइप के एलिमेंट आते हैं, तो वो होता है श्वेतुल्य, खुद के ही इक्वल हो। और इसमें बी और ए टाइप के दोनों टाइप के एलिमेंट हो, तो वो होता है सममित। ठीक है, अगर बी सी हो और इसके साथ में सी एलिमेंट हो, तो होता है संक्रामक। रफली बता देते हैं आपको ना। तो देखो ए टाइप के एलिमेंट है क्या, नहीं है। देखो 1 के साथ में 1 आना चाहिए, तो 1 के साथ में 1 आ रहा है, 2 के साथ में 2 आ रहा है, 3 के साथ में 3 आ रहा है, और 4 के साथ में 4 आ रहा है, तो वह श्वेतुल्य तो होगा। इसके साथ में सममित देखते हैं, बी आ रहा है तो बी ए आ रहा है कि देखो 1 2 है, तो 2 1 हीरो ढूंढो, तो 2 1 नहीं है, तो ये सममित तो नहीं होगा। अब संक्रामक की बात करें, 1 2 देखो, सॉरी बी देखते हैं, तो बी देखते हैं, तो यहाँ से देखो 1 3 मिल रहा है, तो 1 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ में है, 1 का 3 के साथ संबंध है और 3 का 2 के साथ में संबंध है। तो हमको 1 का 2 के साथ में संबंध दिखाना होता है, ए का बी के साथ में, बी का सी के साथ में, तो हमको ए का सी के साथ में दिखाना होता है। तो ये रहा 1 2, ठीक है, 1 2, तो ये हो गया श्वेतुल्य है, सममित नहीं है, और संक्रामक है। तो श्वेतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3 × 3 का एक अवयव मान लेते हैं, ये इस प्रकार से बनेगा। 3 × 3 का अवयव इस प्रकार बनेगा, इसमें एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसमें 0 और 1 ये आ सकता है, 0 और 1 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 आ सकता है। मतलब 0 और 1 9 जगह आ सकते हैं। तो 2 एलिमेंट एक जगह, 2 एलिमेंट एक जगह, 2 एलिमेंट एक जगह, मतलब 2, ये 2 यहाँ भी आ सकते हैं, ये 2 यहाँ भी आ सकते हैं। अब ये ऐसे कितनी जगह आ सकते हैं, 9 बार। तो 2 कितनी बार आएंगे, ऐसे 9 बार आ जाएंगे, यानी कि 2 to the power 9, जो कि कितना होता है 512। ऑप्शन नंबर द। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि फलन f(x) बराबर दे रखा है। फलन f(x) kx² कब है, जब x की वैल्यू <2 और =2 है, और 3 है जब ये x की वैल्यू >2 द्वारा परिभाषित है। फलन है x बराबर 2 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना होता है, इक्वल की वैल्यू को इसमें रख देंगे और बड़ी की वैल्यू को इसमें रख देंगे। तो रखो, तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों की वैल्यू में ये रख देना हमको, x बराबर 2। तो सबसे पहले इसमें रखूँगे, तो k × x² = 3, तो ये आ जाएगा k × 4 या 4k = 3, तो k = आ जाएगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि √x + 1/√x का प्रत्यवकलज। प्रत्यवकलज का मतलब होता है समाकल, समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन √x प्लस का 1/√x dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन x⁴ 1/2 प्लस का
एक्स की पावर माइनस का 1/2 dx, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 1/2 लिखेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब एक्स की पावर n से इसको हल कर देंगे तो एक्स की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस का 1 प्लस का कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 1/2 प्लस का 1 3/2, 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/3, ये एक्स की पावर हो जाएगी 3/2 प्लस, देखो ये कितना है, प्लस का 1 माइनस का 1/2, तो 1/2 बचेगा और 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/1 और एक्स की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस का c। अब देख लो यहाँ से 2/3 और 1/2 मतलब सॉरी एक्स की पावर तो 3/2 और 1/2, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समाकलन करना है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक्स क्यूब को मान लेते हैं टी मान लेते हैं, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स की पावर एन का हो जाता है 3x² डी एक्स डी टी का हो जाएगा डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगी एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बटा 3। तो देखो एक्स स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू लगेंगे डी टी बटा 3, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा डी टी बटा 3 ई की पावर एक्स क्यूब की जगह लगा देंगे टी। ठीक है, तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी 1/3 ई की पावर टी के रेस्पेक्ट में समाकलन होता है ई की पावर टी और प्लस का कॉन्स्टेंट 1/3 बार ई की पावर टी की जगह हम लगा देंगे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस का सी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखाओं एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कैसे करना है, तो एक वृत्त बना लेते हैं हम, ये बना लिया हमने छोटा सा वृत्त, ये एक्स ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु 0,0। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 वाई एक्सिस होता है और एक्स बराबर 2, तो ये क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इसलिए ये जो पॉइंट हो जाएगा 0,2, तो ये रेखा गुजरेगी ऐसे एक्स बराबर 2 और ये एक्स बराबर 0। अब क्या कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में इस रेखा और इस रेखा के बीच में प्रथम चतुर्थांश वाला ये क्षेत्रफल है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, बटा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 चौथा हिस्सा है तो भाग लग जाएगा 4 का, 2 का वर्क करेंगे 4, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा पाई, तो ऑप्शन नंबर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज एबीसी जो कि आकृति में दिया गया है में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं वाले पे टिक लगाना है, जो सही है उस पर नहीं लगाना। ठीक है, तो त्रिभुज का सदिश नियम लगाते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं ए से बी, तो ए बी प्लस का बी सी। तो देखो क्या कहता है कि त्रिभुज का नियम कहता है दो भुजाएं एक ही क्रम में जुड़ी हुई हैं तो उनके विपरीत क्रम के योग के बराबर होती हैं। ठीक है, विपरीत क्रम सी ए के बराबर, तो ये ए सी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा ए सी। अब देख लेना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 3 सही है 1 गलत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का परिमाण 3 है, बी वेक्टर का परिमाण √2/3 है तथा ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, मतलब इनका मापांक लेंगे तो 1 आएगा है। तब यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है हमारा ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर पूरे का मापांक लेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा ए का मापांक बी का मापांक और साइन थीटा, एन कैप का मापांक 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी एक मात्र सदिश है तो उसका परिमाण 1 होगा, तो इसलिए ए क्रॉस बी के मापांक 1 लगा दिया। ए का मापांक हमारा 3 दे रखा है, बी का मापांक दे रखा है √2/3 साइन थीटा की जगह साइन थीटा, 3 से 3 काट दिया, √2 इधर ले आएंगे तो 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा में 1/√2 होता है 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का बोले तो सॉरी 45 डिग्री का होता है, 1/√2 होता है π/4 का, तो π/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है,
कि बिंदु एक्स वाई जेड की जेड एक्स से लंबवत दूरी याद करो। ठीक है, तो लंबवत दूरी याद करने के लिए इसको देख लेना थोड़ा सा ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो सकता है इसमें, बे या सेक, बे या द हो सकता है, इनमें से कोई देख लेना। ठीक है, तो इसका थोड़ा देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए और बी बराबर पी ए है, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं कि देखो पी ए और बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो तो पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बच जाएगा पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा पी बी। ठीक है, तो नीचे ले आएंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर 1। ठीक है, और हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी किसकी वैल्यू होती है, पी नीचे क्या है बी, तो बी वाला नीचे आता है पी ए अपॉन बी की। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन बी इक्वल टू 1, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, वह है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 1/4, पी ए अपॉन बी बराबर 1/2 तथा पी बी अपॉन ए बराबर 2/3 है, तब पी बी का मान कितना होगा, ये हमको दिखाना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले हमको दे रखा है जो करते थे हम। देखो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। साथ में हम जानते हैं कि पी बी अपॉन ए की फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए होता है। ठीक है, तो ये पी बी अपॉन ए दे रखा है हमारा 2/3 दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमको दे नहीं रखा, और पी ए दे रखा है हमको कितना 1/4। तो 1/4 यहाँ से गुना हो जाएगा 2/3 गुना 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ लगा देंगे, पी बी निकालना है, तो पी ए अपॉन बी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लगा देंगे 1/6 और बटा पी बी। अब इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा पी बी बराबर 1/6, और इसमें भाग लग जाएगा 1/2 का, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि 1/3। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, दे रखा है कि दो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो स्वतंत्र घटना की कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये स्वतंत्र घटना है, यहीं से निकल के आता है, क्योंकि पी ए इंटू पी बी हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी घटना है जो ए पर डिपेंड नहीं करती, सॉरी ए घटना है जो बी पर डिपेंड नहीं करती, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है ये। अगर हम इसका डैश ले लेते हैं तो ये आ जाता है पी ए डैश डॉट पी बी डैश। इसको लिख सकते हैं पी ए डैश को 1 माइनस का पी ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का पी बी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ब। अब बढ़ते हैं देखो आगे, तो हमको 12 क्वेश्चन है पहले MCQ वाले, तो इनका हमको सॉल्यूशन रफ में करना है और उसका आंसर देना है टेबल बना के। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12 का ऑप्शन हमारा ब है, तो इस प्रकार से हमको ब लिख देना है, इस प्रकार से पूरी टेबल बनानी है, न कि ऐसे आंसर सॉल्व करना है, ये रफ में कर लेना है आपको और ऐसे लिख देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रत्येक 1 नंबर का है, 6 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। तो यदि किसी आव्यूह, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में एक ही स्तंभ हो तो उसे क्या कहते हैं। देखो ये एक आव्यूह है मैट्रिक्स, और इसमें एक ही स्तंभ है, तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल है, उसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे स्तंभ आव्यूह, सिर्फ इतना लिखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है कि डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन है, सिर्फ रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। अगर इसको हमको हल करना होता तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता, हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे, 1 इक्वल टू आ जाएगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, इतना करना है। अगर इसको बड़ा क्वेश्चन हो तो सेक इनवर्स एक्स को वाई मान लेंगे, फिर एक्स बराबर वाई मान लेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष खाली स्थान है, जबकि त्रिज्या कितना है, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर मतलब
डी ए अपॉन डी आर निकालना है, तो पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का हो जाएगा आर के सापेक्ष 2r, तो यानी कि 2 पाई आर, और आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर की जगह लगा देंगे 5, तो हमारा निकल के आएगा 10 पाई। तो ऑप्शन सापेक्ष कितना आ जाएगा 10 पाई। और मात्रक लिखना चाहें तो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, बताओ सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंटीग्रेशन मैंने कि समाकलन करना है एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो ऐसे तो डायरेक्ट करेंगे नहीं कि पहला इंटू दूसरा, तो क्या करना है, हम एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा किया था एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से गुणा किया था 1 डी एक्स। अब कर दो एक्स की पावर एन से, तो एक्स स्क्वायर को हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस का 1 अपॉन 3, सॉरी 2 प्लस का 1, माइनस का एक्स की पावर 1 को मान लेते हैं एक्स पावर 0, तो एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस का 1 प्लस का सी। तो एक आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 3/3 माइनस का एक्स बटा 1 प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी दिक कोसाइन यानी कि दिक कोजाएं कितनी होंगी, एल एम एन निकालने हैं। तो एल एम एन जो कि कितनी होती है हमारी, कोस अल्फ़ा कोस बीटा और कोस गामा, ये होती हैं। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू 135 डिग्री, गामा की वैल्यू 45 डिग्री। हल करो, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। कोस 135 की वैल्यू लिखेंगे 90 प्लस का 45, कोस 90 प्लस का 45 को हम लिख सकते हैं साइन माइनस का साइन 45, तो हो जाएगा माइनस का 1/√2 और कोस 45 की 1/√2। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0 माइनस का 1/√2 और 1/√2, और इनका स्क्वायर करके योग करेंगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, दूसरे का छठा क्वेश्चन है, जो कि देखो ये क्वेश्चन मेरे को कुछ गलत लग रहा है ना। तो क्वेश्चन देखो वैसे क्या दे रखा है कि यदि पी ए बराबर 7/13 माइनस का पी बी बराबर 9/13, एक इक्वेशन की तरह देख रखा है, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 है, तो हमको पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात करना था। तो चूंकि हम जानते हैं कि पी ए अपॉन बी की वैल्यू होती है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, क्योंकि नीचे जो होता है वही लगाना होता है। अब इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हमको पता है, पर पी बी की वैल्यू पता नहीं है, तो क्योंकि हम इसको बराबर मानकर हल कर सकते हैं। देखो बराबर हल करेंगे ना, तो पी बी 7/13 माइनस का पी बी बराबर 9/13, ठीक है। हल करेंगे तो कैसे आ जाएगा, पी बी को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो पी बी बराबर हो जाएगा 7/13 माइनस का 9/13, एक मिनट। तो पी बी को इधर लेंगे, इसको इधर, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, और ये इधर आ जाएगा। तो 7/13 माइनस का 9/13, जो कि प्रायिकता नेगेटिव मारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत सा लग रहा है मेरे को। अगर कोई संख्या आएंगी प्लस की आएंगी, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 4/13, और सपोज ये मान लो कुछ आता है संख्याएँ, तो वहाँ पे यहाँ पे रख देंगे हम उस संख्या को, कोई भी संख्या आती हो, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी संख्या आएंगी उसको हल कर लेंगे, और हमारा पी ए अपॉन बी आ जाएगा। वैसे सवाल मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हम खंड ए पे चल रहे हैं, ठीक है। तो खंड ए का तीसरे का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का है। उसका पहला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स माइनस का √3 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मुख्य मान की मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होती है, ठीक है। इनके बीच में जो वैल्यू आती है उन्हीं को लगाते हैं, तो बीच के लिए ये लगा सकते हैं। तो हल करो, तो कोई tan इनवर्स माइनस का √3, तो देखो tan इनवर्स माइनस का x की वैल्यू होती है माइनस का tan इनवर्स x, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर ले लेती है, माइनस का tan इनवर्स √3 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स, और tan इनवर्स 10 में √3 किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है, तो 60 डिग्री को लिख सकते हैं हम tan π/3, और हम जानते हैं कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर होता है x, ये हम जानते हैं। तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो जाएगी माइनस का π/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे का दूसरा है कि x ज्ञात कीजिए,
यदि x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9 एक मैट्रिक्स है और तथा x माइनस का वाई बराबर 3 6 0 -1 एक मैट्रिक्स है। आगे दे रखें। तो देखो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ज्ञात कैसे कर सकते हैं, ये x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, दोनों को जोड़ते हैं तो 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा, तो जोड़ दो दोनों को। तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस का x बराबर 5 2 0 9, इसको जोड़ेंगे तो 3 6 0 -1 जोड़ो तो ये जाएगा 5 और 3 हो जाएंगे 8, ठीक है। 2 और 6 हो जाएंगे 8, 0 और 0 हो जाएगा 0, 9 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएंगे 8, ठीक है। x और x हो जाएंगे 2x, और x की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 का भाग लग जाएगा, तो ये आ जाएंगे 4 4 0 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देखते रहना, थोड़ी बहुत गलती हो तो सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा निम्नलिखित शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सारणिक विधि से। हमको मैट्रिक्स की तरह लगाना है, सॉरी सारणी को बोलते हैं डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट लगाना है। तो देखो बिंदुओं से निकालने का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2। एक सारणी की वैल्यू निकालनी होती है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये 1 1 1 ऐसे करके लगा देते हैं। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे करके लगाएंगे, तो ये 1/2, तो 1 0 6 0 4 3 1 1 1। अब इसको सारणी को सॉल्व कर देना है। देखो आपको सबसे आसान तरीके बताते हैं कि प्लस माइनस, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो प्रसार तो आ जाएगा माइनस का 0 प्लस का 0 और माइनस का 3। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 गुणा -6, तो 1 गुणा -6, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस इंटू 1 -6 माइनस का 5 और 5 गुणा 3 15, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15 और बटा 2 इकाई स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि फलन एफ एक्स सॉरी x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स 2 को दे रखा है 2x² -1 के सातत्यता की जांच कीजिए। सातत्यता की जांच करते तो क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है, इसलिए हम सातत्यता की जांच डायरेक्ट कर देंगे। तो फलन की वैल्यू जो चर की वैल्यू है 3 वो फलन में रख देंगे, तो f3 बराबर हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर माइनस का 1, जो कि हल करेंगे 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1, 2 × 9 करेंगे तो 18 माइनस का 1, जो कि आ जाएगा 17, जो कि एक यूनिक वैल्यू है। एक किसी चर की यूनिक वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू मिल रही है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन क्या होता है, सातत्य यानी कि सतत होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दे रखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x प्लस का 7 से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है। इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले फलन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2x³ हो जाएगा 3x² माइनस 3x² हो जाएगा 2x माइनस का 36x का हो जाएगा 1 प्लस का 0, जो कांस्टेंट का 0 हो जाता है फलन। अब हम क्या करेंगे f' को ये जाएगा 6x² माइनस का 6x माइनस का 36। अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब वर्धमान ह्रासमान के लिए हम f' की क्या करते हैं, 0 को बराबर रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो 0 को बराबर रखो तो 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 बराबर 0। 6 से काट देंगे तो x² माइनस का 6 माइनस का 6 सॉरी x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। इसका हम फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर यहाँ पर कर देते हैं हम। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन लिया x माइनस का 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 बच जाएगा बराबर 0। तो x की जो दो वैल्यू आएंगी, एक तो 3 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। इसको संख्या रेखा पे लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ये प्लस का इन्फिनिटी, ये माइनस का इन्फिनिटी, और ये x की वैल्यू 3 और ये -2। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
अंतराल बना लिया, हमारे 3 अंतराल मिल गए, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब 3 कोमा इन्फिनिटी मिल गया, एक इन दोनों के बीच का मतलब 2,3 मिल गया, एक मिल गया माइनस का इन्फिनिटी कोमा माइनस का 2, 3 अंतराल मिल गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर। अब इन अंतराल में से हमको वैल्यू उठानी है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से उठाते हैं, 3 से बड़े भी कोई वैल्यू उठा लेते हैं, मान लो 10 उठा लिया, ठीक है, 10 उठाओगे और इसमें रख देंगे, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे 10, एफ डैश 10 की, तो कितनी आएगी, देखो 6 गुणा 10 का स्क्वायर माइनस का 6 गुणा 10 माइनस का 36, जो कि हल करने पर कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसमें आ रही है वैल्यू पॉजिटिव। तो हम एक नियम सा बन जाता है कि एक अंतराल में पॉजिटिव है तो उसके बाद का अंतराल में नेगेटिव होगी, उसके बाद का अंतराल में पॉजिटिव होगी। तो जिसमें अंतराल में पॉजिटिव है उस अंतराल में क्या होगा, वर्धमान होगा। तो अंतराल कौन कौन सा मिल रहा है हमको, तो हमको अंतराल मिला एक तो माइनस का इन्फिनिटी कोमा माइनस का 2, और दूसरा अंतराल मिला 3 कोमा इन्फिनिटी। तो इन दोनों का हम ले लेंगे यूनियन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है छठा कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x जो कि परवलय है एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस में खुल जाएगा ये, वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब हमारा x बराबर 3, तो 0 1 2 3 लगभग यहाँ पर आएगा, तो ये ऐसे खोल दिया। तो वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x रेखा इससे घिरे क्षेत्र का मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकालना हमको। तो हमें इसमें से एक पट्टी खींचेंगे और पट्टी की लंबाई चौड़ाई ले लेंगे dx और लंबाई ले लेंगे तो y, तो इंटीग्रेशन बनेगा y dx, ठीक है। एक बार इसका लेंगे, एक बार इसका लेंगे, तो दोगुनी बार लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव लेना हमको 2 बार है, ठीक है। 2 लिमिट लगाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पे लिमिट x बराबर 0 है, यहाँ पे लिमिट x बराबर 3 है, लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 टू x बराबर 3। y और y की जगह यहाँ से निकालेंगे हम 2√x, तो ये हो जाएगी 2√x और dx। देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 टू 3, और √x की का समाकलन होता है 2/3 और x की पावर 3/2 dx। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। 2/3 को बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 8/3, क्योंकि 2 इंटू 4 8, और सॉरी इंटीग्रेशन हट जाएगा यहाँ से, ठीक, इंटीग्रेशन हमने कर दिया ना, तो लिमिट लग जाएंगे यहाँ पे 0,3, तो ये हो जाएगी x की पावर 3/2 माइनस सॉरी लिमिट कितनी थी 0,3, तो 8/3, और लिमिट लगाएंगे 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 8/3 गुणा 3 की पावर 3 की पावर 3√3/2 का मतलब होता है 3√3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये जाएगा 8√3 यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बात है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है ना, तो उसका ध्यान रखा करो, ठीक है, और उसको कमेंट में बता दिया करो। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्र सदिश ज्ञात कीजिए। मात्र सदिश निकालने का फॉर्मूला हम छोटा सा जानते हैं कि ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, सदिश बटा सदिश का मापांक। तो सदिश हमारे पास दिया हुआ है, मापांक निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो किसी भी सदिश का मापांक निकालते हैं आई कैप का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर। आई कैप का गुणांक 1 है, जे कैप का गुणांक 1 है, के कैप का गुणांक 2 है, तो ये आ जाएगा √1 + 1 + 4 6। तो यहाँ लिख देंगे हम आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप अपॉन √6, √6 का अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आई कैप बटा √6 प्लस जे कैप बटा √6 प्लस 2/√6 और ये के कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप
और ये माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप प्लस माइनस का 8k कैप। तो ये माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। अगर इसको हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है 2i कैप प्लस का 6j, सॉरी 2 कॉमन लिए ना तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 3j कैप प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा प्लस का 4k कैप। तो ये 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। देखो ये और ये सेम सा है, तो हम जान सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कब समरेख होंगे, यदि लैम्डा गुणांक में और ऐसा निकला है। तो हमने बराबर कर दिया, लैम्डा की वैल्यू हम एक तरीके से -2 लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से लिख सकते हैं तो वो क्या होते हैं, समरेख होते हैं। मतलब वेक्टर ए इस प्रकार से बनेगा तो जस्ट वेक्टर इस प्रकार से भी बनेगा, ठीक है। दोनों के बीच में जो बराबर दूरियां होंगी यानी समांतर होंगे या समरेख होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है कि x माइनस का 5/3 इक्वल टू y प्लस का 4/7 इक्वल टू z माइनस का 6/2। देखो एक नंबर में दे रखा है तो हमको डायरेक्ट निकालना है, तो कार्तीय रूप से हम सदिश निकालते हैं। तो सदिश का जो इक्वेशन होता है वो वेक्टर r बराबर a वेक्टर प्लस का लैम्डा b वेक्टर ये होता है। तो बना दो इसका सदिश समीकरण। तो हम ए वेक्टर से बना देंगे नीचे वाले से। तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर 3 7 2, तो 3i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 2k कैप प्लस का लैम्डा। बी वेक्टर बना देंगे इस वाले से, तो माइनस माइनस करके लिखिए तो -5 को माइनस करके लिखें तो प्लस का 5, प्लस का 4 को माइनस करके लिखें तो माइनस का 4j कैप, माइनस को माइनस करके लिखें तो प्लस का 6k कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि समतल 2x माइनस का 3y प्लस का 4z माइनस का 6 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर मॉड ऑफ ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 प्लस का d, ये वाला डिस्टेंस वाला d, ये d अलग, अपॉन रूट के अंदर a² प्लस का b² प्लस का c², ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0,0, तो x1 y1 z1 की जगह 0 0 रख देंगे और d की जगह -6 रख देंगे। तो वैल्यू बन जाएगी 2 × 0 -3 × 0 प्लस का 4 × 0 माइनस का 6 अपॉन रूट के अंदर देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल मोड लगा दो माइनस का 6, ये 0 0 0 माइनस का 6 बचेगा, 6 का मोड लेंगे तो माइनस का 6 का मोड प्लस का 6 रूट के अंदर देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 4 29 यूनिट यानी कि इकाई। लंबाई का मात्रा मीटर वगैरह होता है ना तो ऐसे लिख देंगे, तो इस मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके जो x y और z अक्षों को क्रम से 2 3 4 अंतखंड काटता है। अंतखंड रूप में जो समतल का समीकरण होता है वो होता है x/a प्लस का y/b प्लस का z/c इक्वल टू 1। अंतखंड 2 3 4 दे रखा था ए बी सी की जगह ये a b c मान लेंगे तो रख देंगे, तो x/2 प्लस का y/3 प्लस का z/4 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो सॉरी 0 नहीं बराबर 1, ठीक है। एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 दिया तो 6x प्लस का 4y प्लस का 3z बराबर 1। हल किया तो 6x प्लस का 4y प्लस का 3z बराबर 12, उसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 12 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण हो जाएगा। या फिर इतना भी कर सकते हैं, अंतखंड के पूछ रहा है ना, तो अंतखंड रूप में या फिर सिंपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि मान लें कि ई तथा एफ दो घटनाएं हैं, इस प्रकार है कि पीई दे रखा है 3/5, पीई दे रखा है हमारा 3/5 और पी एफ दे रखा है 3/10 और पी ए इंटरसेक्शन एफ वो दे रखा है 1/5। तो क्या बताना है कि ई तथा एफ स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र की कंडीशन हम जानते हैं कि कोई भी घटनाएं कभी स्वतंत्र होंगी, पी ए इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाना चाहिए पी ई
इंटू पी एफ। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये हमारी घटनाएं क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र के लिए कंडीशन लगा दिया हमने, तो ये इसकी वैल्यू देख लो 1/5, पी की 3/5 इंटू पी एफ की है 3/10। ठीक है, तो इनका कोई सिस्टम बैठ नहीं रहा, तो 9/50 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखना, तो जो कि बराबर नहीं है तो स्वतंत्र होंगी नहीं होंगी, तो नहीं होंगी। देखो अब तक क्वेश्चन हमारे हो गए हैं 30 क्वेश्चन हो गए एक एक नंबर के, मतलब 30 क्वेश्चन एक एक नंबर का, मतलब 30 नंबर हो गए आपके। इनमें से आप बताना कमेंट करके कितने सही निकलते हैं आपके। अब बढ़ते हैं खंड ब। खंड ब को शुरू करते हैं। खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न अंक 2 हैं। तो कि प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों को एक समुच्चय है। कि हमारे पास में एक समुच्चय बहुत बड़ा, उसमें काफ़ी सारे त्रिभुज रखे हैं, हजारों लाखों त्रिभुज दे रखे हैं जिनकी हमको पता नहीं कितने हैं। कि समुच्चय टी में आर जो कि संबंध दे रखा है, हमारा संबंध इस प्रकार से आर T1, T2 दो त्रिभुज दे रखा है, सच दैट कि T1 है T2 के सर्वांग सम है। ये हमारा क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि आर एक क्या है, कि तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमको 3 चीज़ सिद्ध करनी होती है। एक तो स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, 3 चीज़ सिद्ध करनी होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए तो T1, T1। अब बताओ T1 के सर्वांग सम है कि नहीं है, बताओ। देखो T1 के सर्वांग सम होगा नहीं होगा। अरे दो त्रिभुज है, ये भी T1 ये T1, दोनों त्रिभुज बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं सभी, तो वो सर्वांग सम होंगे ना। तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस सर्वांग सम होंगे तो स्वतुल्य भी होगा, क्योंकि उसमें हम जानते हैं, क्योंकि T1 T2 T3 टाइप के त्रिभुज आएंगे। अब देखो स्वतुल्य के बाद में हम देखे थे सममित। सममित देखने के लिए देखो T1, T2 है, ठीक है। T1, T2 यानी कि इसका मतलब है कि T1 का एक सर्वांग सम है, T2 का सर्वांग सम है। उल्टा करें तो T2, T1, इसका मतलब क्या है कि T2 T1 के सर्वांग सम है। T2 T1 के सर्वांग सम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपस में सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, तो होंगे। इसका मतलब क्या है कि सममित भी है। अब हम देखेंगे संक्रामक। मान लेते हैं T1 T2 और T3 जो कि किस में है, इस त्रिभुजों के समुच्चय में है। तो T1, T2 इसका मतलब क्या है कि T1 किसके सर्वांग सम है, T2 के, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे, और लिख देंगे T2, T3। इसका मतलब क्या है कि T2 किसके सर्वांग सम है, T3 के। तो इन दोनों से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि T1 का एक सर्वांग सम है T3 के। बोलो सही है कि नहीं है, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। संक्रामक की शर्त यही तो होती है कि ए बी और बी सी दो दे रखा हो, ए बी मानते हैं, बी सी मानते हैं, तब ए का संबंध सी के साथ में हो जाए। ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ, तो ए का संबंध सी के साथ हो गया, T1 का संबंध T3 के साथ में हो गया, तो ये क्या होगा, संक्रामक। तो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। क्योंकि विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है a की पावर t, मतलब a का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -a के बराबर होता है। और ये तो विषम सममित की है, अगर सम सममित की बात करें तो a की पावर t का एक बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो ट्रांसपोज का मतलब जानते हो, पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को पंक्ति। तो देखो ये है, तो a की पावर t की वैल्यू निकालो। पंक्ति है ये, स्तंभ बना दो इसका, तो इसको उठा के यहाँ रख दो। 0 -1 1, तो 0 -1 1 1 0 -1, तो 1 0 -1 -1 0 1 -1 0, तो -1 0 और सॉरी -1 के बाद में 1 0, ये 0।
अब इसको कंडीशन इन दोनों की, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जीरो का तो जीरो रहेगा, माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा, वन का माइनस वन हो जाएगा, वन का माइनस वन, जीरो का जीरो, माइनस वन का प्लस वन, और माइनस वन का वन, माइनस वन का माइनस वन, और जीरो का जीरो। ये माइनस और ये पूरा पूरा देखो मिला लो, ए है जीरो वन माइनस वन जीरो वन वन माइनस वन जीरो, तो ये कितना आ गया ए, यानी कि माइनस है। ए की पावर टी बराबर किसके, माइनस ए के, तो हम क्या कह सकते हैं कि विषम सममिताभु है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए एक मैट्रिक्स दे रखा है, सॉरी डिटरमिनेंट दे रखा है, सारणी दे रखा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सॉरी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर जीरो। तो इस सारणी में हम संक्रिया लगाएंगे, LHS लेंगे, उसमें संक्रिया लगाएंगे R1 में कि R1 प्लस का R2 प्लस का R3 आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ो, देखो इन तीनों का आपस में जोड़ना है इस यहाँ पे, तो देखो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस है, माइनस प्लस कट जाएगा, तो इसी प्रकार से सारा कट जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ये आ जाएगा बी माइनस का सी, सी माइनस का ए माइनस का बी, सी माइनस का ए माइनस का बी, और बी माइनस का सी। अब इसको R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। अब प्रसार करने तो जानते हैं, प्रसार करेंगे तो माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस, तो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू टोटली जीरो। और हम जानते हैं कि नियम भी कहता है कि किसी सारणी और में अगर एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव जीरो हों तो उस सारणी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जीरो प्रूफ कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है सारणी, यानी कि जो डिटरमिनेंट दे रखा है कि सभी अवयवों के उप सारणिक लिखने हैं और सेकंडज लिखने हैं। तो उप सारणिक और सेकंडज कैसे, इस सारणी का उप सारणिक बनाते हैं। पहले सारणिक ले लेते हैं, A1 -2 4 और 3, यानी कि ऐसे लिख रखे हैं A1 A2, ऐसे लिख रखे हैं A12 A21 और A22, ऐसे करके लिख रखे हैं। तो इनका उप सारणिक बनाते हैं। तो उप सारणिक पहले कैसे बनाते हैं, उप सारणिक बनाने के लिए उप सारणिक को हम AIJ से लिख सकते हैं। ठीक है, AIJ लिख देंगे, तो AIJ लिखेंगे तो पहले A11 निकालेंगे, तो A11 निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे, पहले पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ के, तो 3 A12 इसका निकालना है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बचा 4 A21, दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे ये वाली, पहला स्तंभ तो -2, और A22 निकालेंगे, तो दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरे स्तंभ छोड़ेंगे, तो 1 बच जाएगा। अब देखो ये तो हमने उपसारणिक निकाल लिया। सेकंडज कैसे निकालते हैं, सेकंडज निकालने का एक छोटा सा सूत्र होता है, वो होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू AIJ, ऐसे कर लिख सकते हैं। मतलब सेकंडज बराबर होता है चिन्ह मतलब चिन्ह लेते हैं, उसके साथ माइनस या प्लस का चिन्ह लेते हैं, उसके साथ में उपसारणिक को लिख देते हैं। तो 1 + 1 प्लस का आएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 तो प्लस हो जाएगा, 1 + 3 माइनस हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस, और 2 + 2 4 नेगेटिव प्लस आएगा। तो अब देखते हैं, तो इसको लिख लेते हैं FIJ करके, तो F11, तो -1 की पावर 1 प्लस का 1, और ये आ जाएगा 3, जो कि 1 + 1 प्लस का आएगा तो प्लस का 3, और F12 जो कि -1 की पावर 1 + 2 और ये 4, जो कि आएगा -4, F21 जो -1 की पावर 2 + 1 और जो कि -2, ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और F22 जो कि -1 की पावर 2 + 2 इंटू 1, जो कि आ जाएगा प्लस का 1। ये हमारे हो गए सेकंडज, और ये हो गए हमारे उपसारणिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दे रखा है, यदि फलन f(x) बराबर दो मान दे रखे हैं, x बराबर 0 नहीं है और x बराबर 0 है, तब x बराबर 0 नहीं है तो x की पावर 5 × sin 1/x, और x बराबर 0 है तो k दे रखा है। तो x बराबर 0 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो सततता की वैल्यू, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले तो फलन की वैल्यू x सॉल्यूशन करेंगे। तो f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x 0 रखेंगे तो कितना दे रखा है, k दे रखा है। अब इसकी बाएं सीमा और दाएं सीमा तो सिर्फ इससे निकलनी है, तो कैसी निकाल लो, बाएं सीमा निकाल लो, F0 + 0 निकाल लेंगे,
या फिर एच प्लस जीरो, ठीक है, कि एफ ए प्लस एच निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच ए प्लस एच ई पावर 5 साइन जीरो प्लस एच का ना, तो 1/0 प्लस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच की पावर 5 इंटू साइन 1/h। देखो नियम क्या कहता है कि लिमिट हो और एच टेंस टू जीरो हो तो साइन एच के नीचे एच होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 1/h है तो 1/h होना चाहिए इसके नीचे। 1/h का भाग किया तो 1/h का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू जीरो, तो इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एच की पावर 4 और ये लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन 1/h इंटू 1/h, तो ये तो पूरी 1 हो जाएगी, ये वाला तो पूरा 1 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगी एच की पावर 4 और जो एच की पावर 4 सॉरी इसमें लिमिट लगाएंगे तो 0 की पावर 4 इंटू 1 मतलब टोटली 0। ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर कर देंगे, सो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देख लेना इक्वेशन गलत है या सही है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वैसे सही होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वक्र y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 जब x बराबर 2 नहीं है, 2 होगा तो पूरा वक्र नीचे 0 हो जाएगा और y की वैल्यू अनंत हो जाएगी, तो अनंत पर कोई वक्र नहीं बन पाएगा। कि x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र होता है, हम अगर वक्र दे रखा हो तो प्रवणता को लिखते हैं m से, और वो होते हैं dy/dx, और जो निकालनी है कितनी 10 पर, तो x बराबर लिख देंगे हम 10। तो y के अवकलन कर लेंगे, तो y बराबर दे रखा है x माइनस का 1/x माइनस का 2, डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx, हर का वर्ग ऐसे करते हैं ना, हर का वर्ग हर ऐसे ही, x माइनस 2 का स्क्वायर हर ऐसे ही, अंश का अवकलन अंश करेंगे तो x का अवकलन 0 1 का अवकलन 0 फिर माइनस अंश ऐसे ही, अंश को ऐसे रख दिया x माइनस 1 इंटू हर का अवकलन x का अवकलन 1 0 सॉरी -2 2 का अवकलन 0, हल करेंगे तो ये x माइनस का 2 बचेगा और ये माइनस का बनेगा x माइनस का 1 बटा x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करें तो कितना आएगा, देखो x कट जाएगा -2 और प्लस का 1, तो माइनस का 2 प्लस का 1/x माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि माइनस का 1/x माइनस 2 का स्क्वायर। x की वैल्यू रखनी है 10, तो 10 रख दो यहाँ पे, रखना है, तो देखो माइनस का 1/10 की जगह x की जगह 10 रखना है, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का 1 10 में से 2 गए तो 8 का स्क्वायर, जो कि -1/64, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि वक्र y बराबर x² प्लस का 4 तथा x का मान 3 से 3.1 तक परिवर्तित होता है, तो अवकलज का प्रयोग करके y में निकटतम परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो y की वैल्यू कितने दे रखी है, x² प्लस का 4 दे रखी है, तो और x की कहाँ तक परिवर्तन होता है, x हो रहा है यहाँ से, x की वैल्यू दे रखा है 3 से, और डेल x मतलब x कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है 3.1 तक, मतलब x की जगह 3 रखेंगे, डेल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.1, 3 प्लस डेल x की वैल्यू 3.1, यानी कि डेल x की वैल्यू आ जाएगी 0.1, ठीक है। तो हम y का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx आता है, और डेल y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल y/dx आता है। डेल y निकालना होता है तो dy/dx इंटू डेल एक्स, dy/dx निकालने के लिए y दे रखा है हमको, तो dy/dx निकाल लेंगे यहाँ से, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x और 4 का हो जाएगा 0, यानी कि 2x निकल के आएगा। तो 2x और x की जगह हम कितना रख देंगे 3, तो x बराबर 3 पर, तो ये आ जाएगा 2x की जगह 3 और डेल x की जगह लिख देंगे हम 0.1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6, ये डेल y की वैल्यू आ जाएगी। तो y में निकटतम परिवर्तन कितना होगा, डेल y का होगा, सो डेल y बराबर कितना होगा 0.6 का होगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि समाकलन 1/1 प्लस कोट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/, कोट का मान लगा देंगे साइन वाला, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये डी एक्स हल करेंगे तो साइन ऊपर चल जाएगा, तो साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, एलसीएम लेके ना, ये डी एक्स। थोड़ा सा हल करेंगे और तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो 1/2 साइन 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, ऐसे प्लस का कोस एक्स और माइनस का कोस एक्स करके लिख सकते हैं कि वो लोग नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया, तो कारण तो बताते हैं अभी अभी। इसलिए किया क्योंकि देखो cos x से cos x कट जाएगा, साइन और साइन 2 साइन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो वही साइन x बचेगा ये वाला। तो इसलिए किया है कि देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स रखेंगे तो 1 बच जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 डिवाइड करने पर। और देखो यहाँ पे साइन का अवकलन करते हैं, कोस आता है और कोस का अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो ये माइनस बार आ जाएगा इनमें से, तो माइनस बार लेके लिखेंगे तो ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और बटा साइन एक्स माइनस का सॉरी प्लस का कोस एक्स। अब देखेंगे ध्यान से तब बन जाएगा, देखो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स और माइनस और कोस एक्स होगा माइनस साइन एक्स, नीचे का अवकलन ऊपर हो जाएगा, अब अवकलन कर दो, समाकलन कर दो इनका, तो 1 का हो जाएगा एक्स माइनस नीचे का अवकलन ऊपर, तो लॉग लगे लॉग मॉड साइन एक्स कोस प्लस का कोस एक्स और प्लस का कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वक्रो y बराबर एक्स एवं y बराबर एक्स स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सवाल है तो कैसे करेंगे, ग्राफ बना लेंगे छोटा सा एक, ये एक्स एक्स ये वाई एक्स। देखो y बराबर एक्स एक रेखा का समीकरण है जो कि एक मूल बिंदु से होकर गुजरती है और 45 डिग्री का कोण बनाती है एक्स अक्ष के साथ, ये वाला, ठीक है, उससे कोई काम नहीं। पर y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर वाई, जो कि वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलता है, तो कुछ ऐसे करके खुलेगा। इन दोनों के मध्यवर्ती, तो ये वाला मध्यवर्ती हो गया। इन दोनों को हल करेंगे, देखो y की जगह x लगा सकते हैं, तो ये इन दोनों को हल करेंगे तो y बराबर एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर को हल करेंगे, तो y की जगह x लगा सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x बराबर 0, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 1, तो x बराबर 0 और y बराबर x बराबर 1, तो y और x दोनों बराबर हैं, तो y बराबर भी 0 आ जाएगा और x बराबर भी 1 आ जाएगा, तो 0,0 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा और 1,1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1। ठीक है, अब एक पट्टी खींच लेंगे ऐसे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट लग जाएगी 0 से और 1 के बीच में, 0 से 1 पहले जा रहा है ये वाला, ये घूम गया, तो वाई डी एक्स करते हैं, तो वाई ये डी एक्स, तो इससे घुमाएंगे तो ये वक्र हमारा वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे रेखा से, रेखा है एक्स, तो समाकलन कर देंगे, एक्स स्क्वायर को हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3, एक्स को हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 और लिमिट लग जाएंगे 0 से 1, पहले 1 लगाएंगे तो 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस का 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 लगाएंगे तो 0/3 माइनस का 1/2, तो 1/3 माइनस का 1/2 जो कि आ जाएगा 1/6, जो कि यूनिट स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है ना, आंसर हो जाएगा, वर्ग इकाई जिसे बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण, अवकल मतलब जिसमें अवकलज हो dy/dx करके और समीकरण के मतलब बराबर में कुछ संख्याएं जैसे चर वगैरह लिखे हुए हों x + y/2 - y, जब y बराबर 0 2 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा और अनंत बन जाएगा, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए करते हैं, तो इसको हल करेंगे हम चर पृथक्करणीय विधि से। चरों का पृथक्करण कैसे करते हैं, y को y के साथ कर लेंगे dy के साथ में, और x को ये x वाले टर्म को dx के साथ में, तो कर लो वज्र गुणा कर लेंगे, तो y को y के साथ करेंगे तो 2 माइनस का y इक्वल टू इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा x प्लस का 1 इंटू डी एक्स,
समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 माइनस का वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस का 1 डी एक्स। 2 का इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो 2y हो जाएगा, माइनस का वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू एक्स का करेंगे तो एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और 1 का करेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस का कांस्टेंट यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है जी, बाकी सारी को इधर ले आएंगे तो इधर तो जीरो कर देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स प्लस का सी प्लस माइनस के 2y माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2y, इसके साथ में आ जाएगा 2 प्लस का 2c बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाया है, चर पृथक्करणीय विधि। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि दो बिंदु दे रखे पी आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप और क्यू दे रखा माइनस आई प्लस जे प्लस के को मिलाने वाले रेखा को 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। देखो हम पढ़ते थे 10th क्लास में, क्या पढ़ते थे कि दो बिंदु पी और क्यू हैं, इनके बीच में बिंदु आर है, तो m1 और m2 अनुपात में निकालना हो तो हम x और y दो के मान निकालते, तो m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2 और यहाँ पे m1 y2 प्लस का m2 y1 m1 प्लस का m2 और ये x1 y1 हो और ये x2 y2 हो। ठीक है, ये से अब हमको सदिश रूप में दे रखा है तो मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। ठीक है जी, तो स्थिति सदिश मान लेते हैं ये R से निकालना है, तो बिंदु मध्यवर्त अंत विभाजित कर रहे थे R बीच में मानना पड़ेगा, तो ये 2:1 में मान लिया। तो P का कितना दे रखा है, तो P से R O, जिसको O मान लेते हैं। ठीक है, तो O से P को मान लेते हैं, तो O वेक्टर कितना है, ए वेक्टर मान लेते हैं, तो ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का के कैप, ये वाला क्यू का दे रखा है ओ क्यू बराबर बी वेक्टर मान लिया हमने, ये वाला बी वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप और m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1, तो ओ आर निकाल लेंगे, वो हो जाएगी m1y2 मतलब ये m1 ए वेक्टर प्लस का m2 बी वेक्टर सॉरी ओ आर वेक्टर बराबर हो जाएगा m1 के साथ में दूसरा वाला वेक्टर यानी कि बी वेक्टर प्लस का m2 उसके साथ में पहले वाला वेक्टर अपॉन m1 प्लस का m2। तो m1 कितना है 2 है और b1 कितना है बी वेक्टर कितना है माइनस का i प्लस का j प्लस का k और ए वेक्टर कितना है सॉरी m2 कितना है 1 और ए वेक्टर है i प्लस का 2j माइनस का k अपॉन 2 प्लस का 1। हल कर लेंगे इसको, तो माइनस का 2i प्लस का j ये हो जाएगा माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2j प्लस का 4j प्लस का 2k माइनस का k माइनस प्लस का k अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो देखिए क्या रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात करने हैं, तो ये ज्ञात करने ए वेक्टर की भी ज्ञात करना और बी वेक्टर भी ज्ञात करना है। कंडीशन क्या कह रहा है कि समान है परिमाण, तो ये दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है जिसको हमने कोई कॉन्स्टेंट की मान लिया हमने, और इनके बीच का कोण मान लेते हैं थीटा जो कि 60 डिग्री है और अदिश गुणनफल जिसको हम ए डॉट बी बोलते हैं वो की है 1/2। तो सूत्र लगा देंगे ए डॉट बी वाला फॉर्मूला जिसे बोलते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू होता है कॉस थीटा। ए डॉट बी दे रखा है 1/2, ए का मापांक के माना है हमने, बी का मापांक भी के माना है और कॉस थीटा कॉस 60 1/2 ये के इंटू के हो जाएगा के स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है जो कि 37 की होती है यानी कि 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, के स्क्वायर बराबर 1, तो के बराबर हो जाएगा +-1 क्योंकि मॉड है तो इसलिए +1
तो के बराबर कितना आ जाएगा +1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की वैल्यू है ना ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि यदि यह दिया गया है कि दो 500 को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सोचने वाला सवाल है, थोड़ा सा कुछ करना नहीं है वैसे। देखो दो पाँसे होते हैं तो पाँसे पर लिखी होती है 1 2 3 4 5 6। ये पाँसा जिसको डाइस D1 बोल देते हैं, इस पे ये हो सकता है डाइस D2। पाँसा 1 2 3 4 5 6। पाँसे को फेंकेंगे तो एक बार इसको एक बार इसको, ये दोनों एक साथ फेंक लो। ठीक है, तो परिणाम होंगे 6 इनमें से 6 इनमें से 6 क्रॉस 6 हो सकते हैं टोटल परिणाम। बट कंडीशन क्या दे रखी है कि फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का मतलब समझ रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये टर्म नहीं आएंगी। मतलब कितनी घट गई 1 2 3 4 5 6 6 टर्म घट गई, तो मतलब ये इतनी टर्म तो घट गई, तो ये तो कुल घटनाएं हो जाएंगी हमारे पास में। इतनी घटनाएं हमारे पास में कुल होगी तो कुल 6 गुना 6 हो जाएंगी 36, और में से 6 गए तो 30 घटनाएं हमारी कुल हैं। समझ में आए कुल कहाँ से आई हैं? क्योंकि समान घटनाएं हैं नहीं आ रही हैं, भिन्न भिन्न घटनाएं आ रही हैं। और उसके साथ में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 है। 4 होना है तो 4 कब होगा? योग 4 होने की कौन कौन सी कंडीशन है योग 4 होने की? देखो 1 के साथ में कौन आ सकता है 3, 1 के साथ में 3 आ सकता है तब 4 होंगी, और 3 के साथ में 1 आ सकता है तब 4 होंगी। अब इसमें से हम 2,2 नहीं लगा सकते क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, ये सही बात है। पर क्या कह रहा है कंडीशन भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न होने का मतलब है ये 2,2 होता है, इसमें है ही नहीं 30 में, तो ये आएगी कहाँ से? तो हमारा आंसर, तो ये कुल कितने हो जाएंगे? ये 2 हो जाएंगे। योग 4 आने की कंडीशन कितनी है? 2। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? जो कि छोटी कक्षा में पढ़ते हैं हम कि कुल अनुकूल घटना बटा कुल घटना, तो अनुकूल घटना है 2, कुल घटना है 30, तो 1/15, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने खंड ब सॉल्व कर लिया है, अब खंड से आएगा, उसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन हमारा इसमें अथवे वाले हैं, तो अथवा वाले को सबको करेंगे हम, बिना अथवा को सबको करेंगे। ठीक है, आप देखते रहना, पेशेंस बना के रहना। ठीक है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 17 सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 13/65। ये संख्या 1 है, ये संख्या 2 है, तो दो संख्याओं को जोड़ करने पर तीसरी संख्या आती है। सही है, तो इसको इससे ला LHS हल करेंगे, RHS लेके आएंगे। तो LHS हल करना है, तो LHS कितना है? cos इनवर्स 4/5 प्लस का cos इनवर्स 12/13। चूँकि cos इनवर्स का हम फंक्शन फॉर्मूला जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स में ही होता है x इंटू वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये होता है, हम जानते हैं। तो लगा दो cos इनवर्स x इंटू वाई 4/5 गुणा 12/13 माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस का 4/5 का स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया। देखो ये ध्यान रखना है कि प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है फॉर्मूले के अंदर, ये तो आपको पता होगा। cos इनवर्स देखो 4 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा? 12 चौका 48 बटा 5 13 पंजो 65। ठीक है, माइनस इसको हल करो तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 16/25, और ये आ जाएगा 1 माइनस का 144/169। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हल करना है, आप कैसे भी कर सकते हो इसको। तो ये 48/65, ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस का 16/25, ये आ जाएगा 169 माइनस का 44, 144/169। देखो अब आगे देखो cos इनवर्स, ये तो आ जाएगा 48/65 माइनस देखो 25 में से 16 गए तो 9, 9 का वर्गमूल लेंगे तो हम 3/5, 25 का वर्गमूल 5, 169 में से 144 गया था 25, 25 का वर्गमूल 5 बटा 169 का 13, क्योंकि 13 का वर्ग किया था ना तो 13 ही आएगा। तो आ जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस का 3 पंजे 15, 15/65 cos इनवर्स
नीचे 65 लघुत्तम मिल जाएगा, तो 48 माइनस का 15 जो कि हमको पूछा है वही आ जाएगा हमारा कोस इनवर्स। 5 में 8 में से 5 गए तो 3, 4 में से 1 गए तो 3/65, ये हमारा RHS हो जाएगा, ये प्रूफ। अब बढ़ते हैं इसी के अथवा वाले में। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है कि साइन की जो वैल्यू है कोण के रूप में दे रखी है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन दे रखी है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम साइन इनवर्स लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों और साइन इनवर्स लेंगे। तो साइन इनवर्स लेने पर, ठीक है, तो ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो ये बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। यहाँ से हमने साइन से साइन इनवर्स हटा दिया, तो ये अंदर वाली संख्या बची इधर साइन, या फिर साइन इनवर्स को हम डायरेक्ट इधर ला सकते हैं। अब देखो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, क्योंकि साइन 90 की मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कोस इनवर्स x बराबर, इसको कोस इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 को इधर ले आएंगे, तो ये जाएगा कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का कोस इनवर्स x। ये देखो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है π/2 होती है, सिंपली। तो यहाँ से π/2 माइनस कोस इनवर्स, तो ये जाएगी साइन इनवर्स हो जाएगा, π/2 कोस इनवर्स को दिलाएंगे तो कोस इनवर्स x, मतलब x है यहाँ पे, तो x यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ x है तो x ही आ जाएगा। तो जो क्या आएगा, सॉरी ये साइन इनवर्स 1/5 है, ये साइन इनवर्स 1/5 को इधर लाए ना, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स x के। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1/5, क्योंकि कोस इनवर्स x है, कोस इनवर्स x और x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/5। ये हमारा आंसर हुआ। अगर आपको इतनी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया हो और आपको त्रिकोणमिति की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो सिंपल देखते हैं। देखो साइन में कितना कोण रखेंगे, एक हो जाएगा 90 डिग्री रखना है, क्योंकि साइन में कितना भी कोण हो उसका मान एक कब आएगा, जब वो 90 डिग्री हो। मतलब ये पूरा 90 डिग्री कब होगा, क्योंकि जानते हैं कि साइन एक्स इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू ही 90 डिग्री होता है, यानी ये वाला कौन सा मान होगा, यानी कि 1/5 एक्स बराबर 1/5 हो गया। आप अनुमान से भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, या फिर हल करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 1 जो कि x बिलोंग्स टू r x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे तो पाओगे कि मोड x ये कभी भी इसको बराबर करने वाले फंक्शन पर बराबर 0 करेंगे ना, तो उस फंक्शन पर इसको 0 करेंगे तो x माइनस 1 को तो बराबर 1 आएगा ना, तो उस पर अवकलनीय नहीं होता है। ये हमेशा की याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो हम इसको करके बताते हैं आपको। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालने से पहले सबसे पहले फंक्शन को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा मोड एफ एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, तो एक x माइनस का 1 आएगी और माइनस x माइनस 1 आएगी। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होगा और x लेस देन टू 0 होगा, सॉरी 1, क्योंकि इसको पूरे को x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 और x माइनस 1 को लेस देन 0 करेंगे तो x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन टू 1। तो इसमें से यहाँ लगा दो, ठीक है। ये तो ये वैल्यू यहाँ लगा दी। अब देखो हम इसकी बाईं सीमा दाईं सीमा निकालेंगे। तो x बराबर 1 पर, तो 1 पर तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो किसी से निकाल लो, ठीक है। तो f1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बायां अवकलज निकाल लो पहले ही। f1 प्लस h ये लगाएंगे तो f डैश, ठीक है। अवकलज में लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h। तो बायां अवकलज लेंगे तो माइनस वाला लगाएंगे, या फिर दायां ले लेते हैं, दायां में पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, प्लस का 1 लगाएंगे तो x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो यहाँ पे लगेंगे, तो
1 प्लस का h माइनस का 1 माइनस F1 की वैल्यू 0 बटा h। इसको हल करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो h बटा h जो कि 1 आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 1 पे लिमिट लगाएंगे तो ये 1 ही बच जाएगा। तो मतलब राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस करके लगाएंगे तो एफ डैश 1 माइनस एच, क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ डैश एफ 1 माइनस एच माइनस का F0 अपॉन एच माइनस का, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये वाला इधर अलग है, ठीक है ये। तो F1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए ये लगाएंगे तो माइनस 1 माइनस एच माइनस का 1, ये पूरा -1 है और एक्स की जगह 1 माइनस एच लगाया है, ठीक है। माइनस का F0 की जगह 0, F0 नहीं है, F1 फंक्शन की जगह तो 1 लगाना है, तो ये 0 है वैल्यू, तो बटा माइनस का एच। देखो 1 से 1 निकल जाएगा और एस से एच निकल जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस बटा माइनस, तो -1 आ जाएगा, तो -1 आएगा ये टोटल। तो ये तो हो जाएगा LHL NLHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, जो कि एक बराबर नहीं होता, क्या -1 के हम जानते हैं। तो ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। मोड x माइनस 1 x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा वाला क्वेश्चन है कि dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए जबकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देखो एक इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स की पावर n का करते हैं और x के एक्सपेक्ट में, तो वो होता है n x की पावर n-1, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये पूरे को x मानेंगे साइन x को, तो ये हो जाएगा 2 साइन x की पावर 2-1, साइन x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कोस x और x का हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस ऐसे इसका तो 2 कोस की पावर 2-1 कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई है ना, तो वाई, और वाई का करना है ना तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम डी एक्स अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बराबर 1 का कर देंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। तो हल करो तो ये तो 1 है, तो इसको इधर ले आएंगे तो 2 कोस वाई और ये माइनस का साइन वाई डी वाई अपन डी एक्स बराबर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 2, देखो ये माइनस था पहले से, इसको इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 नहीं काटेंगे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, नहीं काटे तो काट सकते हैं, नहीं काटे तो नहीं काट सकते। तो देखो तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स बटा 2 साइन वाई कोस वाई। अगर हम 2 से 2 कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन 2x और ये वाला हो जाएगा नीचे साइन 2y, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी साइन 2x बटा साइन 2y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 से समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी का मान याद करना है। तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनमें हमको थोड़ा तिकड़म लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है, तो इसको करने के लिए हम इसको आई बराबर करके लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस का ए इंटू कोस एक्स माइनस का बी, थोड़ा देखते रहेंगे। अगर हम ए माइनस बी लेते हैं और उसमें साइन लगा देते हैं साइन ए माइनस बी, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। तो करते कुछ हैं, देखो सबसे पहले हम ए माइनस बी है ना इसको एडजस्ट करते हैं, तो ए माइनस बी हम लिख सकते हैं, ये ए माइनस बी कर दिया, ए माइनस बी हम प्लस एक्स माइनस एक्स भी कर सकते हैं,
इन दोनों को एक साथ ले लो, एक दोनों को एक साथ ले लो। अगर हम x माइनस ए बनाना तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ए बन जाएगा, और ये x माइनस का b एस इट इज़। ठीक है, a माइनस बी है ये देख लो, हम क्योंकि इनको हल करेंगे तो a माइनस बी बचेगा। अब दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी, इसको पहले को बाद में बाई दो पहले, तो ये हो जाएगा साइन, पहले आएगा x माइनस का b माइनस का x माइनस का a। बोलो है सही नहीं गलत है? सही है। तो सही है, देखो साइन a माइनस बी की जगह ये लग सकते हैं हम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है देखो, चूँकि हम फॉर्मूला जानते हैं एक कौन सा होता है, साइन a प्लस का b का, या फिर a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए कोस बी कोस ए माइनस का कोस ए साइन बी। अगर हम a की वैल्यू लगाते हैं x माइनस का b और b की जगह x माइनस का a लगाते हैं तो कुछ बन सकता है काम। तो यहाँ पे खोलो इसको, तो ये 1 साइन a माइनस का b इंटीग्रेशन, ऊपर खोलेंगे तो साइन ए की जगह x माइनस बी, तो साइन x माइनस का b कोस ए, साइन ए लिख दिया, कोस बी कोस x माइनस ए, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए की जगह x माइनस का b, और साइन बी की जगह x माइनस का a, और ये dx लग जाएगा यहाँ पे, और बटा कोस x माइनस का a इंटू कोस x माइनस का b। बोलो कुछ समझ में आया नहीं आया? देखो ये तो इंटीग्रेशन चल रहा है। अब देखो 1 साइन a माइनस का b इंटीग्रेशन अंदर, देखो कोस x माइनस ए से कोस x माइनस ए इसमें कट जाएगा। ठीक है, एक बार इसमें कटेगा तो x माइनस एक्स ये आ जाएगा साइन x माइनस का b बटा कोस x माइनस का b माइनस ये वाला माइनस। देखो अब ये कोस ए एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी साइन x माइनस का a बटा कोस x माइनस का a बच जाएगा, और dx अब कर लेंगे इसके समाकलन, तो 1 साइन a माइनस का b। देखो हम जानते हैं कि कॉस का अवकलन होता है वो साइन होता है, माइनस में होता है, तो नीचे का अवकलन ऊपर मौजूद है, बस माइनस लगाना है, तो नीचे का अवकलन मौजूद लॉग लगा के लिख देंगे, लॉग मोड के अंदर लिख देंगे कॉस एक्स माइनस का बी। ठीक है, सेम यहाँ पे लगा देंगे तो माइनस इंटू माइनस लॉग मोड कॉस एक्स माइनस का ए प्लस का सी। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग मोड के अंदर जो भी संख्या लिखी होती हैं वहाँ पे एक समस्या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड लगा देते हैं। अब देखो 1 साइन ए माइनस का बी, अब देखते हैं माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग कॉस, ये लॉग एम माइनस का लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस का ए बटा कॉस एक्स माइनस का बी, ये पूरा मोड प्लस का सी, और ये जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें हमने सिंपली क्या किया कि साइन ए माइनस बी से ऊपर गुणा कर लिया, नीचे भी गुणा कर लिया, और ए माइनस बी को हमने इस प्रकार से एडजस्ट किया एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस का बी से, और माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, दोनों तरफ साइन लगा के साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, और ए की जगह एक्स माइनस ए बी और एक्स बी की जगह एक्स माइनस ए रखकर पूरा सॉल्व कर दिया। सो हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया, सिद्ध नहीं करना था, आंसर आना। अब इसका हम देखते हैं अथवा वाला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन 19 का अथवा है, तो करते हैं इसको। तो इसको हम आई करके लिख लेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन, तो 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 5 एक्स बटा साइन की पावर 5 एक्स प्लस कोस की पावर 5 एक्स डी एक्स, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म होता है कि ए टू बी माइनस एक्स कर सकते हैं, कि एफ ए प्लस का बी माइनस का एक्स बराबर होता है एफ एक्स के। तो कोई फलन फंक्शन में निर्भर दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी 0 प्लस सॉरी पाई बाई 2, तो 0 प्लस का पाई बाई 2 माइनस का एक्स, और एक घात है 5 डी एक्स बटा, यहाँ पे सिंपल सेम करेंगे, यहाँ पे साइन की पावर 5 0 प्लस का पाई बाई 2 माइनस का एक्स प्लस का कोस की पावर 5 0 प्लस का पाई बाई 2 माइनस का एक्स। अब इसको सॉल्व करो, तो
लिमिट 0 to π/2, लिमिट 0 to π/2। देखो 0 + π/2 माइनस का x, तो cos π/2 में से x करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन की पावर 5x, cos साइन बदल जाएगा cos में, cos बदल जाएगा साइन में, तो cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। इसको 2 मान लेंगे। देखो नीचे साइन cos है, नीचे भी साइन cos है, तो एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो इधर i है, इधर भी i है, तो i + i हो जाएगा 2i, और इधर लिमिट लग जाएगी 0 to π/2। देखो इंटीग्रेशन कॉमन मिल जाएगा, सेम लिमिट है और नीचे सेम है, तो ये आएगा cos की पावर 5x प्लस का साइन की पावर 5x। ठीक है, ऊपर से cos, इधर cos इधर साइन है, तो वही आ जाएगा cos की पावर 5x प्लस का साइन की पावर 5x dx। सेम संख्या है तो कट जाएंगी एक बार, तो i + i हो जाएगा 2i, लिमिट हो जाएगी एक इंटीग्रेशन में 0 to π/2 और 1 और dx, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, लिमिट लग जाएंगे 0 to π/2, लगा दो 0 to π/2 माइनस का 0 = 5/2, और 2i की वैल्यू है ये, तो i की वैल्यू निकालेंगे तो और 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 × तो i की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखा नहीं था तो इसलिए बता देते हैं कि 2i = 0 to π/2, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करें तो x की लिमिट लगाएंगे तो π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, π/2 माइनस 0 π/2, और π/2 में i का 2 को भाग लगा दिए तो 5/4। ये हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ पे घात 4 होती, 5 होती, 0 तो खैर कोई दिक्कत नहीं थी सर, जब भी बनता 9 10 11 20 कुछ भी हो, मान लेते m घात है और m पॉजिटिव है, z पॉजिटिव, तो सब क्या होता है, आंसर 5/4 आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा निरूपित हैं। तो ये मान लेते हैं हम ए वेक्टर और ये मान लेते हैं बी वेक्टर। तो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, तो संलग्न भुजाओं द्वारा निर्मित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा, मतलब मान लेते हैं तो वो होता है 1/2 और a×b का मॉड। a×b का मॉड करते हैं, अगर ये विकर्ण होते, जैसे ये a×b, ये होता है a वेक्टर और ये वेक्टर b होता, तब हम डायरेक्ट a×b निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, a×b निकालना है तो a×b निकाल लो और उसका आधा कर दो, तो a×b पहले निकालने के लिए i कैप j कैप k कैप, 1 1 1 -1 3, 1 -1 और 3, 2 -7 और 1, तो 2 -7 और 1 हल कर लो इसकी तरफ से, तो r1 के सापेक्ष प्रसार i कैप पहले छोड़ दो इसको, तो -1 × 1 -1, 7 या 21, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो माइनस का 21 प्लस माइनस j, तो 1 × 1 1, 2 × 3 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 के तीसरी पंक्ति, सॉरी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ छोड़ा तो -1 × 7, तो माइनस का 7 और 2 × -1, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। अब इसको हल करेंगे तो ये i कैप इंटू माइनस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 7j माइनस का 5k a×b। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट को देखिए, a×b बराबर आ जाएगा माइनस का 20 i कैप माइनस का 7 j कैप माइनस का 5 k कैप। ये देख लेना कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। और देख थोड़ा सा ये कि संलग्न भुजाएं होंगे तो a×b का मोड लेते हैं, और अगर विकर्ण होते हैं तो a×b लेते हैं और उसका मोड लेके 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक, तो a×b आ गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा a×b का मापांक, तो a×b आ जाएगा माइनस का 2i माइनस का 7j माइनस का 5k, इसका मोड ले लेना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना। तो मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए देख लेना। अब बढ़ते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा
20वां का अथवा है कि मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3, पहले पढ़ लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर वी इक्वल टू 4, मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 5, और इनके में से प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंबवत है। तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का मॉड याद कीजिए। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए 3 दे रखा है, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 4 दे रखा है, मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है जी, तो हमको याद करना है वो ये निकालना है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इनका मॉड निकालना है। और ये दे रखा है कि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंबवत है। तो कैसे है, योग पर लंबवत है इसका मतलब क्या हुआ, ए सदिश बी प्लस सी दो सदिशों का योग उस पर लंबवत है, तो मतलब डॉट करेंगे तो 0 आएगा। बी वाला ए प्लस सी पर लंबवत है तब 0 है, और सी वाला ए प्लस बी पर लंबवत है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो, तो ए डॉट बी, यह आएगा ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी प्लस का बी डॉट ए प्लस का बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए प्लस का सी डॉट बी बराबर 0, क्योंकि ये सारा 0 है। अब देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस का बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए, क्रम से लिख लिया बराबर 0। तो ए डॉट बी प्लस का बी डॉट ए प्लस का सी डॉट ए बराबर 0, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। अब देखो चूँकि ए प्लस बी प्लस सी इसका मोड निकालना है, तो मोड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस का बी प्लस का सी। क्यों, क्योंकि दो सदिशों को समान सदिशों को गुणा करते हैं ना, ए डॉट ए तो वो होता है ए डॉट ए का मापांक का स्क्वायर होता है, ये हमें पढ़ा है। तो ए का मापांक का स्क्वायर ए डॉट ए होता है, तो ए का मापांक का स्क्वायर ए डॉट ए, तो ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये देखो ये ए प्लस ए, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो देखो ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी करेंगे तो ए का मापांक का स्क्वायर प्लस का बी का मापांक का स्क्वायर प्लस सी का मापांक का स्क्वायर प्लस का ए डॉट बी करेंगे प्लस का बी डॉट ए करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए। देखो बराबर ए का मापांक का स्क्वायर है, ए का मापांक है 3 तो 3 का स्क्वायर, बी का मापांक है 4 4 का स्क्वायर, सी का मापांक है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस का 2, और ए डॉट बी डॉट सी ये फ्रॉम एक 0, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 16 25, 25 और 25 50। ठीक है जी, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस का बी प्लस का सी का मॉड का स्क्वायर। तो 50 को लिख सकते हैं हम 2 × 25, और दोनों तरफ रूट लेंगे तो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर का मॉड, पूरे मॉड लगा देंगे तो मॉड के अंदर 2 × 25, 2 × 25 तो 2 का रूट लेंगे तो निकलेगा नहीं, 25 का निकलेगा 5√2 आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देख लेना आप कि इधर को दो सदिश आपस में लंबवत होंगे ना, ये ए और बी ये लंबवत होंगे ना, तो लंबवत होने का मतलब है ए डॉट बी 0 है, 0 है। तो उसी प्रकार से दो सदिशों का योग तीसरे पर लंबवत, दो सदिशों के तीसरे पर लंबवत, दो सदिशों का योग तीसरे पर लंबवत करके हमने इनको हल कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन हम करेंगे खंड दे के, और उस निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें भी अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक 4 नंबर के मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का अथवा से पहले वाला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन रूट के अंदर x² + 1 इंटू लॉग x² + 1 माइनस 2 log x अपॉन x⁴ dx, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो हल करते हैं। देखो इसमें x² को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, x बाहर आएगा, रूट के अंदर बचेगा x² में से 1/x², ठीक है, और ये log x² प्लस का 1, और देखो माइनस का 2 log से ये यहाँ पे चढ़ जाएगा x² बटा x करेंगे तो ये x² यहाँ आ जाएगा,
और पूरे में एक्स की पावर 4 और ये डी एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स की पावर 3 बच जाएगा नीचे। तो रूट के अंदर बनेगा 1 प्लस का 1/x² लॉग, ये में एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो 1 + 1/x² dx और पूरे के नीचे आएगा x³। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी 1 + 1x² है, ये भी सेम है, तो इसी को हम कुछ मान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन करने में हम कुछ मान लेते हैं, तो 1 + का 1/x² को हमने t² मान लिया, क्योंकि रूट के अंदर है ना, तो t² मानने से आसान हो जाता है, क्योंकि रूट नहीं रहेगा। तो इसको हल करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएट करेंगे 0, x² 1/x² हो जाएगा माइनस का 2/x³ dx बराबर 2t और dt, 2 से 2 कट जाएगा तो dx बटा x³ बराबर आ जाएगा t dt, और ये प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा। तो हल करो, रूट के अंदर है तो रूट लेंगे तो ये बच जाएगा t। ठीक है, लॉग आ रहे हैं कितने, यहाँ पे रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा log t, सॉरी ये log t² हो जाएगा। 1 + x² को पूरे को मानना t², तो ये हो जाएगा t² इंटू dx/x³, ये पूरा की जगह लिख देंगे माइनस का t dt, तो माइनस का t और dt। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, हल करो, देखो -t इंटू टी माइनस का t², तो t² और log से m घात होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 घात आगे आएगी, जो कांस्टेंट होगी 2 बाहर निकाल लेंगे, तो t² इंटू log t dt। अब इसको हम हल करेंगे आइलेट रूल से, तो आइलेट रूल में लगाएंगे ILAT ई, तो LT, तो log और ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी अलजेब्रा TLET, ये सेकंड लगा देंगे क्योंकि इसका अवकलन हो सकता है। तो हल करो, तो माइनस का 2, पहला सेम log t, दूसरे का समाकलन t का स्क्वायर का हो जाएगा t³/3 माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन log t का हो जाएगा 1/t, दूसरे का समाकलन t³/3 dt और प्लस का कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 2, ये आ जाएगा 1/3 t³ log t माइनस का 1/3, ये बाहर आ गया और t से t कट जाएगा t², तो t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 प्लस का c, आ जाएगा माइनस, देखो 1/3 और t³ 1/3 t³ बाहर है, तो 2t³ 3/2 माइनस का 2t³/3, और अंदर क्या बच जाएगा, देखो ये log t बच जाएगा, माइनस का ये कॉमन आ गया तो माइनस का 1 बच जाएगा और प्लस का c। अब प्रतिस्थापन कर देंगे, तो प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या लगा देंगे 1 + x² की जगह t² और t की जगह रूट लगा देंगे, तो माइनस का 2/3 और t की जगह t लगाएंगे तो रूट आ जाएगा और क्यूब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 1 + का 1/x² की पावर 3/2 माइनस इंटू log t की जगह लगाएंगे रूट के अंदर, तो log, या फिर इसको हम पूरे को यहाँ लिख देते हैं आसान से भाषा में, ठीक है समझ में आएगा, माइनस का 2/3 ये t³, सॉरी ये लगाने हैं, तो माइनस का 2/3 t की जगह 1 + का 1/x², क्यूब करेंगे तो ये क्यूब और रूट कर दिया, क्यूब भी कर दिया और 1/रूट भी लगा दिया, और इंटू लॉग रूट में 1 + का 1/x² माइनस का 1 + का c, और ये 1/2 को भी आगे ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3 1 + का 1/x² की पावर 3/2 और 1/2 log 1 + का 1/x² माइनस का 1 + का c। इसको भी और हल कर सकते हैं या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा समाकलन वाला सेकंड क्वेश्चन है 21वें का, 21वें का अथवा क्वेश्चन है, मतलब सेकंड नहीं अथवा क्वेश्चन है, तो इसको आई करके लिख लेंगे, आई बराबर जो है ही, लिमिट बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम समाकल हल करना सीखेंगे, तो sin 2x है
इसको हम एडजस्ट करेंगे। देखो हम एक यहाँ से ढूंढें तो साइन एक्स माइनस का कोस एक्स है, इसका होल स्क्वायर करें तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स, इतना आएगा। तो ये साइन एक्स माइनस का कोस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाता है, माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है साइन 2x, और साइन 2x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 1, और इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आया तो 1 माइनस का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। तो इंटीग्रेशन लिमिट हम बाद में लगा देंगे या फिर साथ साथ ले चले, 5/3 साइन एक्स प्लस का कोस एक्स बटा रूट के अंदर 1 माइनस का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स और डी एक्स। क्यों लिया ऐसा, क्योंकि हम साइन एक्स माइनस का कोस एक्स को हम मानेंगे टी मानेंगे तो अवकलन करेंगे, साइन एक्स को हो जाएगा कोस एक्स और कोस एक्स को हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। ये वाला ऊपर का जो हमको दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की जगह हम लगा देंगे डी टी, और नीचे की लिखे लगा देंगे 1/1 माइनस का टी स्क्वायर। अब लिमिट लगाएंगे, अब लिमिट की जगह लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, क्योंकि टी बराबर हमने माना है साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और जब एक्स कितना है π/6 है, तो π/6 है तो हमको टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टी कितना आएगा तो साइन π/6 माइनस का कोस π/6। देखो साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, ये तो लोअर लिमिट आ गई। जब एक्स की वैल्यू π/3 है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन π/3 माइनस का कोस π/3। क्यों कोस π/3 साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस का कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो लिमिट लगाएंगे यहाँ से, तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट लोअर लिमिट है ये वाली 1 माइनस का √3/2, अपर लिमिट हो जाएगी ये वाली √3 माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखो ये पूरा हो जाएगा ये वाला जो कि बराबर आ जाएगा डी टी के, तो ये आ जाएगा डी टी बटा, देखो ये रूट के अंदर 1 माइनस, तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स को माना है हमने टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, देखो 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स टी का, तो साइन इनवर्स टी, और लिमिट लगा देंगे जो हमारे पास में है 1 माइनस का √3 1 माइनस √3/2 और हो जाएगा √3 माइनस का 1/2। ठीक है, अब लगा दो, ये आई बराबर करके लगा देते हैं। तो पहले अपर लिमिट, तो साइन इनवर्स √3 माइनस का 1/2 माइनस साइन इनवर्स, अब ये वाली 1 माइनस √3/2। देखो ये दोनों संख्या एक जगह सेम सी लग रही हैं। ठीक है, अगर इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये वाला सूत्र काम में ले लेंगे, तो ये माइनस को अंदर भेज दो चाहे माइनस को बाहर निकाल लो, तो एक ही बात है ना। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस का 1/2 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स, माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1/2। दोनों सेम है, ये वाला एक और एक 2 हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस का 1/2। कांस्टेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि निश्चित समाकलन है जिसमें लिमिट दी हुई है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y/x dy/dx बराबर y cos y/x प्लस का x समघाती है, तो इसका हल क्या होगा। तो देखो y/x बराबर हम मान लेते हैं v, तो y बराबर हो जाएगा vx, अवकलन करेंगे y x पे रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा पहला सेम दूसरे का अवकलन प्लस का दूसरा सेम पहले का अवकलन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखो x की जगह तो x रखेंगे, cos
वाई अपॉन एक्स की जगह वी लगा देंगे तो कॉस वी, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह लगा देंगे ये वाला वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वाई, सॉरी वाई की जगह लगा देंगे वी एक्स और वाई अपॉन एक्स ये कॉस वी प्लस एक्स, ये ठीक है हमने लगा दिया। अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करो एक्स वी और कॉस वी, तो एक्स वी और कॉस वी प्लस एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर कॉस वी और डी वी अपॉन डी एक्स। देखो वाई हट गया पूरा इसमें से क्योंकि हमने समघाती है तो समघाती लगे लगाते हैं ऐसे, तो वी कॉस वी और ये वाला एक्स रहेगा तो एक्स वी कॉस वी प्लस का एक्स, ये वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर कॉस वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो ये जाएगा कॉस वी डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। बोलो सही है कि नहीं है, आ गया। अब समाकलन कर दो, देखो कॉस का समाकलन करते हैं तो साइन आता है, अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो अवकलन समाकलन करेंगे तो साइन वी बराबर 1/x का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का कांस्टेंट लगाएंगे तो लॉग सी लगा सकते हैं, तो साइन वी बराबर लॉग सी इंटू एक्स, साइन लॉग हटाएंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर साइन वी बराबर एक्स इंटू सी, या फिर एक्स बराबर C1 ई की पावर साइन वाई की जगह वी वाई अपॉन एक्स, ये लगा सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान सवाल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है कि y बराबर 0 यदि x बराबर पाई/2 हो। तो हल करते हैं, तो देखो इसकी तुलना हम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स से, तो पी एक्स कितना हो जाएगा कोट एक्स और क्यू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स। तो इसका हम आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ई की पावर इंटू पी एक्स डी एक्स आता है, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स की जगह लगा देंगे हम कोट एक्स डी एक्स, तो कोट एक्स को लिख सकते हैं हम कोस एक्स बटा साइन एक्स, साइन का अवकलन कॉस होता है तो ई की पावर लिख सकते हैं लॉग मोड साइन एक्स, और ये ई से लॉग हट जाएगा तो ये आ जाएगा खाली साइन एक्स। इतना तो समझ में आया कि आई एफ कितना आएगा साइन एक्स आएगा। अब हम हल करते हैं, तो हल होता है, ये एक प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है, तो इसका हल होता है वाई इंटू आई एफ इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का कांस्टेंट होता है, तो वाई की जगह वाई, आई एफ की जगह साइन एक्स और कॉस क्यू एक्स की जगह है, सॉरी ये रह गया था कि 2x प्लस का एक्स स्क्वायर कोट एक्स है ना, तो 2x प्लस का एक्स स्क्वायर कोट एक्स और आई एफ की जगह लगा देंगे हम साइन एक्स प्लस का सी। देखते हैं, देखो 2x गुणा साइन एक्स करेंगे तो 2x साइन एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का एक्स स्क्वायर कोस कोट एक्स को लिख सकते हैं हम कोस बटा साइन, साइन से साइन हट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स और प्लस का आ जाएगा सी। अब हम असली बात यहाँ अटकती है कि इनको एक्स साइन एक्स को हल करें और एक्स स्क्वायर कोस एक्स को हल करें। हम जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड यू इंटू वी से हम हल करते हैं, पर हम शॉर्टकट में कर दे रहे हैं, ठीक है, आप करते रहना उससे। ये एक्स और ये साइन एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये कोस एक्स
डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, को एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स सॉरी 2 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेट करते हैं तो साइन आता है, साइन का आता है, कॉस का जो इंटीग्रेट करते हैं ना तो साइन, और साइन का आता है माइनस का कॉस, और कॉस का आता है साइन। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको जीरो में तो जीरो ही आएगा। अब देखो हल करना है तो y इंटू साइन एक्स बराबर 2 आ रखा है, एक्स साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस कोस एक्स, तो माइनस का एक्स कोस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का साइन एक्स, ये करेंगे तो जीरो हो जाएगा कुछ भी वहाँ पे। अब ये आएगा प्लस का ये वाला टर्म का हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x कॉस एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स, ये आ जाएगा प्लस का c। ये ठीक है, ये हमारा हल हो गया। अब को देख क्या रखा है कि y बराबर 0 लो और x बराबर π/2 लो, तो y बराबर 0 और x बराबर π/2 रखो। देखो तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू साइन π/2 बराबर, यहाँ पे लगो 2 माइनस का x की जगह π/2 इंटू कॉस 0 प्लस का साइन π/2, एक्स की जगह π/2 ना, कोस इज π/2 प्लस का एक्स स्क्वायर की जगह तो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में ना ये एक्स बराबर वाई बराबर 0 और एक्स बराबर π/2 रखेंगे ना, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू लगभग माइनस का 3π/2 करके कुछ ऐसे आएगी ना, तो हल करेंगे ना, तो हल करने के बाद में सी की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा वाई साइन एक्स बराबर आ जाएगा 2 इंटू माइनस का एक्स कोस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 2x कोस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का 3π/2, ऐसा करके कुछ आंसर आएगा। तो करना क्या है, पहले हमको इसको अवकल समीकरण को हल करना है, उसके बाद में एक्स वाई बराबर 0 और एक्स बराबर π/2 रख के इसका कांस्टेंट की वैल्यू लाके ये हमको हल कर देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर माइनस का 3x प्लस का 4y का न्यूनतमीकरण करने कीजिए, जबकि x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो इससे हम एक इक्वेशन बनाना चाहिए तो x प्लस का 2y इक्वल टू 8, यानी कि अंतखंड रूप में लिखें तो x/8 प्लस का y/4 बराबर 1, इसको लिखें 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12, अंतखंड में लिखें तो x/4 बटा y/6 बराबर 1, और x बराबर 0 और y बराबर 0 देखेंगे तो ग्राफ बना के हल करना चाहेंगे तो ये x अक्ष, ये y अक्ष, मूल बिंदु 0 0, x पे 4 और 6, x पे 4 और x पे 8, y पे 4 y पे 6, तो x पे 4 y पे 6, x पे 4 y पे 6, तो कुछ ऐसी रेखा आएगी। ठीक है जी, तो x पे 4 y पे 6 ये सेकंड वाली है, तो 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12 ये रेखा है। और ये देखो x पे 8 है और y पे 4 है, तो कुछ ऐसी रेखा आएगी। तो ये सेकंड वाली फर्स्ट वाली x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक मान देखो x ग्रेटर देन 0 इधर आएगा, y ग्रेटर देन 0 इधर आएगा, और देखो इसमें मूल बिंदु रखेंगे तो x को 0 प्लस 0 इज लेस देन 8 और 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, तो मतलब ये वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमको क्या करना है, इसका न्यूनतमीकरण करना है। न्यूनतम मतलब छोटे छोटे मान, ये 0, ये ए वाला पॉइंट मान लेते हैं इसको,
4,0 हो जाएगा ये P, और इसको B पॉइंट मान लेते हैं, ये हो जाएगा 0,4। इन दोनों का हमको हल करना है, तो हल करेंगे। देखो इसमें भी 2i, इसमें भी 2i, तो दोनों घटा लेंगे, तो 3x में से x गया तो 2x, और इसमें से 12 में से 8 गया तो 4, तो x बराबर आ जाएगा 2 इसमें रखेंगे तो 2 प्लस का 2i बराबर 8, तो y बराबर आ जाएगा 6/2 मतलब 3। तो आ जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तब अब अंत तक हमको 3 पॉइंट मिल गए, 0 0 0, और एक a वाला पॉइंट मिल गया ये a 4,0, और b पॉइंट 0,4, और एक p पॉइंट मिल गया हमको 2,3। अब उसको मिनिमम वैल्यू निकालनी है z की, जो कि हमारे पास में है -3x प्लस का 4y, -3x प्लस का 4y निकालेंगे तो वैल्यू, तो z की जगह 0 रखें, तो -3 0 प्लस का 4 × 0, जो कि z की वैल्यू देता है 0। 4,0 रखे तो -3 × 4 प्लस का 4 × 0, जो कि z की वैल्यू देता है -12। z बराबर लिखेंगे तो -3 × 0 प्लस का 4 × 4, जो कि प्लस का 16 देता है, और 2,3 रखेंगे तो -3 × 2 प्लस का 4 × 3, यह था z बराबर -6 प्लस का 12, जो कि z बराबर देता है 6। अब आपको सबसे छोटी वैल्यू पता करनी है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? देखो एक तो 0, -12, 16 और 6। तो देखो ये तो तीनों ये दो ये प्लस की, ये प्लस की, और ये 0 भी लगो प्लस की, तो -12 सबसे छोटी है, तो कौन सी हो जाएगी? ये इस पर मिनिमाइजेशन हो जाएगा इसका, तो न्यूनतमीकरण किस पर हो जाएगा? 4,0 पर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का अथवा वाला है। तो इसका अधिकतमीकरण करना है, तो x ग्रेटर देन 3 की जगह हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, x प्लस का y को लिख सकते हैं हम ग्रेटर बराबर कर लिखेंगे x प्लस का 2y = 3 6, अंतःखंड रूप में लिखेंगे तो x/5 प्लस का y/5 बराबर 1, और इसको लिखेंगे x/6 y/3 बराबर 1। ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, मूल बिंदु 0 0, ओरिजिन बोलते हैं इसे, ठीक है। x पे 5 और 6, x अक्ष पे 5 और ये 6, y पे 5 और 3, तो y पे पहले 3 आएगा फिर 5 आएगा। देखो x पे 5 5, तो 5 5 पे होते ये रेखा गुजार दी हमने, तो इस रेखा का नाम है हमारा x प्लस का y = 5, ठीक है। दूसरी है x प्लस का 2y = 6, तो ये रेखा गुजरेगी x पे 6 पैसे, y पे 3 पैसे, तो कुछ ऐसी गुजरेगी। ये x प्लस का 2y = 6, ये एक पॉइंट आ जाएगा। अब देखते हैं, अब इस पॉइंट का निर्देशांक निकालना है हमको, दोनों पॉइंट बिंदुओं को, दोनों रेखाओं को हल कर लेंगे। तो देखो x तो x से x कट जाएगा, तो 2y में से y गया तो y, 6 में से 5 गया तो 1, तो y की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू 1 रखेंगे इसी में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,1 हो जाएगा, ये हमको P पॉइंट देता है। अब हमारे पॉइंट मिल गए, अब देखो, और एक x ग्रेटर देन 3, तो x बराबर 3 की रेखा, देखो 4 x बराबर 4 मिला है, तो 3 यहाँ पे मिलेगा करीब, तो करीब ये मिल गया x बराबर 3, तो ये रेखा आ गई। तो हम ये वाला कौन सा हमको एरिया निकालना है, ये देखो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को हल करके देखना ना, इसका करना है हमको अधिकतमीकरण। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो कुछ क्वेश्चन आप करके देखना, कुछ क्वेश्चन अगर गलती हुई हो तो उसको कमेंट करके बताना, हम आपको उसको सही करके बता देंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई, और अगर आप आगे भी मॉडल पेपर के अगर हल चाहते हो तो इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और
और ख़ास बात एक कि पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लो कि ज़्यादा नहीं तो मेरिट नहीं आया तो अपन फर्स्ट डिवीज़न तो पास हो जाएं। अपने माता पिता का नाम रोशन करना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।